नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो लगातार सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो सीट नंबर 23 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्टिंग के 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लाभार्थियों से रूबरू किस मंत्रालय की, किस मिनिस्ट्री की एक पहल है। आपको बताना है कि लाभार्थियों से रूबरू एक पहल हाल ही में शुरू की गई थी। यह किस मंत्रालय की पहल है, इसको आपको बताना है। तो यह पहल आपको मिलेगी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है लाभार्थियों से रूबरू। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जो है इस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? तो स्माइल योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी हाल ही में? तो इस स्कीम की हाल ही में शुरुआत की गई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जो है आपकी और स्कीम शुरू की गई थी जिसका नाम है स्माइल स्कीम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के लिए स्माइल योजना की हाल ही में शुरुआत की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। तो इस इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान दिया गया है। तो आपको बताना है कि यह जो इंडेक्स है जारी कौन करता है, किस एजेंसी के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है? तो इस इंडेक्स को जारी करता है EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स का नाम आपका है डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान है 46वां और पहले स्थान पे नॉर्वे है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट संगठन आपके सामने और दिए गए, इनके द्वारा भी बहुत सारी रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं। तो IMF के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसके बारे में आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है यह IMF के द्वारा निकाली जाती है, प्रकाशित की जाती है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सी रिपोर्ट निकालता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को प्रतिवर्ष निकाला जाता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपका जो विश्व आर्थिक मंच है, जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके द्वारा बहुत सारी रिपोर्टें निकाली जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्टें जो है आपकी हैं निकाली जाती हैं किसके द्वारा? तो आपकी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में खैबर बस्टर नामक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया? मतलब किस देश के द्वारा जो है खैबर बस्टर नामक मिसाइल का अनावरण किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खैबर बस्टर नामक मिसाइल का जो अनावरण हाल में किया गया था ईरान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ईरान। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है नटराजन चंद्रशेखरन को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नटराजन चंद्रशेखरन को फिर से टाटा सन्स का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्रश्न जो आपके करंट अफेयर्स के बन सकते थे इंपॉर्टेंट, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे और बाकी के प्रश्नों को। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है, आपको बतानी है लोकेशन। तो उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय आपका निर्मित किया जा रहा है बलरामपुर में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बलरामपुर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं, आपको बताना है।
तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका जो जिला है, यहाँ पे सॉरी जिला की बात हो रही है, तो जिला आपका सर्वाधिक हो जाएगा जनसंख्या वाला इलाहाबाद, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाएगा महोबा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की जनसंख्या सर्वाधिक थी 2011 के सेंसस के अनुसार, और महोबा की जनसंख्या न्यूनतम थी 2011 की सेंसस के अनुसार। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कितनी थी, कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 98 लाख यहाँ पे होगा 19,98,12,341। तो ये टोटल आपकी पॉपुलेशन थी, टोटल जनसंख्या थी किसकी, तो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की 19,98,12,341। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा ये जो टोटल पॉपुलेशन थी, इस टोटल पॉपुलेशन में थे महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे मेन हो गया और यहाँ पे फीमेल हो गई। तो मेल की टोटल परसेंटेज कितना था, तो मेल की टोटल परसेंटेज थी आपकी 52.28% आपकी पुरुषों की आबादी थी, और महिलाओं की आबादी आपकी थी 47.72%। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं 2011 के सेंसस के अनुसार ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी थी, तो ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश की थी 77.70% ग्रामीण आबादी थी उत्तर प्रदेश की, और शहरी आबादी थी आपकी 22.30%। तो यहाँ पे नगरीय आबादी थी उत्तर प्रदेश की 22.30% और आपकी ग्रामीण आबादी थी 77.70%। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पे ग्रामीण आबादी की हम बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहाँ, तो प्रयागराज में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी थी, और न्यूनतम ग्रामीण आबादी कहाँ पर थी, तो गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम ग्रामीण आबादी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगर हम शहरी आबादी की बात करें, नगरीय आबादी की बात करें 2011 के सेंसस के अनुसार, तो सर्वाधिक नगरीय आबादी थी आपकी कहाँ पर, शहरी आबादी थी गाजियाबाद में, और सबसे न्यूनतम शहरी आबादी आपकी थी कहाँ पर, तो श्रावस्ती में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपको बताना है कि किस जिले में मिलेगा, उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर मिलेगा, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा लखीमपुर खीरी में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेता है, आपको बताना है संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद की अयोग्यता के संदर्भ में जो निर्णय होता है चुनाव आयोग की सलाह पर लेते हैं, यानी कि संसद की अयोग्यता के संबंध में जो निर्णय होता है चुनाव आयोग के सलाह से राष्ट्रपति लेते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति जो होते हैं वह निर्णय लेते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की का संस्थापक आपसे पूछा गया कौन था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था आपका सर विलियम जोन्स। 1784 में इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा कम था। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन था, तो अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व थी वो सबसे कम थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है कितने वर्ष की जेल हुई थी, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी, तो 6 वर्षों की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को 1908 में। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्षों की। तो 1908 में जो है इनको 6 वर्ष की जेल हुई थी तथा इनको मांडले भेज दिया गया था। मांडले की जेल में जो है इनको बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न आपके सामने है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, और इनके द्वारा दो इम्पोर्टेंट अखबार निकाले जाते थे, एक था मराठा और एक था केसरी। इसके बारे में आप याद देखिएगा। मराठा जो था आपका अंग्रेजी भाषा में आता था, और केसरी आपका केसरी जो था आपका मराठी भाषा में आता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना था। इन्हीं अखबारों में कुछ लेख लिख दिए थे इन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। तो जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर 1908 में इनको मांडले की जेल में भेज दिया था 6 वर्षों के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा लाठी क्लब की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लाठी क्लब की स्थापना की जाती है। और इसके अलावा इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट उत्सव की भी शुरुआत की थी। 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी इन्हीं के द्वारा। और इसके अलावा इनके द्वारा 2 इम्पॉर्टेंट बुक लिखी गई थी। एक था गीता रहस्य, इसे भी आप याद देखिएगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और एक पुस्तक और थी जिसका नाम था द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, इस प्रकार से लिखाएगा, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। यह भी पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखी गई थी। तथा 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। तथा इनका जो देहांत था, इनका जो निधन था 1 अगस्त 1920 को हो जाता है, जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है कौन था। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके थे JB कृपलानी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, JB कृपलानी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपको उस कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताना है जिसने क्रिप्स और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। आपको उस कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताना है जिसने क्रिप्स और लॉर्ड वेवेल से वार्ता यानी कि बात की थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को जो कार्यकाल था यह 1940 से लेके 1946 तक ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तथा इसी के दौरान जो क्रिप्स मिशन और आपका वेवेल से जो वार्ता थी, वेवेल जो प्लान था, वे सभी आए थे। तो इन दोनों से जो वार्ताएं हैं की गई थी किसके द्वारा, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठता है, आपको बताना है। ऐसा एकमात्र बार हुआ है हमारे इतिहास में, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति के पद पर होते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा एक बार हुआ था, ऐसी कंडीशन एक बार बनी थी 1969 में। तो उस समय हमारे देश के जो चीफ जस्टिस थे, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे, M हिदायतुल्ला, उन्होंने कुछ समय के लिए जो है राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो M हिदायतुल्ला जो है एक बार जो है आपके कुछ समय के लिए राष्ट्रपति बने थे। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। और एक MP की सीट अगर रिक्त हो जाती है, यानी कि एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एक जो सांसद होता है, अगर उसकी सीट रिक्त हो जाती है तो उसकी रिक्त मतलब एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने दिनों की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। यानी कि एक सांसद जो होता है, एक MP जो होता है, लगातार कितने दिनों की अवधि तक अगर सदन में नहीं आता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो लगातार 2 महीने तक, यानी कि लगातार अगर वो 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं होता है तो उस सांसद की, उस MP की जो सीट है उसको जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे 2 महीने यानी कि 60 दिन की अवधि, इसके बारे में आपको याद रखना है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, आपको बताना है। तो किस सभा का अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष, मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, तथा उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ पर होता है, आपको बताना है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट है।
तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन कहाँ पर होता है? तो इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ आपकी मिलती हैं देवप्रयाग में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये यहाँ पर देवप्रयाग में आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, देवप्रयाग में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो यारलुंग जंगबो नदी है इसको हम जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मपुत्रा नदी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे तिब्बत में जब यह बहती है तो उसको सांगपो कहते हैं हम, सांगपो। तिब्बत में इसको हम सांगपो कहते हैं। और तिब्बत के रास्ते जब आगे बढ़ते हुए यह अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, तो जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जब यह असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। असम में सादिया से लेकर धुबरी के बीच, असम में 2 जगह हैं, सादिया और धुबरी। तो इन सादिया से धुबरी के मध्य असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। और जब ब्रह्मपुत्रा नदी असम से आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उत्तर बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। उत्तर बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। और मध्य बांग्लादेश में जहाँ पर यह गंगा से मिलती है तो गंगा से मिलने के बाद इस नदी का नाम पद्मा हो जाता है। और जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है यानी कि दक्षिण बंगाल की तरफ बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना, यानी कि मेघना नाम से यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है यह प्राप्त होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। और इसमें से कौन सा शहर आपका गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? आपको बताना है गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है। तो इसमें से गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर नहीं है? तो इसमें से फतेहपुर है गंगा नदी के तट पर, भागलपुर है, कानपुर है, लेकिन आपका उत्तरकाशी गंगा नदी के तट पर नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? यानी कि पौधों को जो सबसे अधिक पानी है कौन सी मिट्टी प्रदान करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी प्रदान करती है आपकी चिकनी मिट्टी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो एक परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित हिस्सा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूक्लियस। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह जो प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन, किसमें क्या होता है, एक जो ठोस होता है, एक सॉलिड मटेरियल जो होता है वो सीधे किसमें परिवर्तित होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सब्लिमेशन इसको कहा जाता है। नीला थोथा का रासायनिक रूप यहाँ पे क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो नीला थोथा का रासायनिक रूप आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और इसको हम लिखते हैं CuSO4। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिरके का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, क्या होता है? तो सिरके का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ पर जमा होती है? मतलब किस रूप में जमा होती है? तो आपकी यकृत में जो ऊर्जा होती है और मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेट नंबर हमारा 23 था जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।